तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो कि काफी बच्चों को ये चैप्टर काफी ज्यादा मुश्किल सा लगता है। और इस चैप्टर को हम कवर करने जा रहे हैं अपनी सपोर्ट मटेरियल से, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छे से, आपको चैप्टर अच्छे से समझना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं अपने परिचय से, यानी कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के नेम से कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना क्या होता है। यानी कि भूमंडलीकृत का मतलब है भूमंडल, ये जो भूमि का मंडल था वो किस प्रकार, यानी कि लोग आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हैं, ठीक है। और जब लोगों का जुड़ना ही क्या कहलाता है, भूमंडल का बनना कहलाता है। तो वैश्विक दुनिया के निर्माण का, हमारी विश्व की दुनिया के निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। यानी कि जो विश्व का बनना ऐसा नहीं है आज शुरू हुआ हो और कल बनकर तैयार हो गया हो। यानी कि विश्व को जब बना है, निर्माण हुआ इसका, तो इसका जो इतिहास है, इसकी जो हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा लंबी रही है। जैसे कि विश्व कैसे बना, लोगों ने व्यापार करा एक दूसरे के साथ में, एक देश ने दूसरे देश के साथ, लोगों ने प्रवास किया एक जगह से दूसरी जगह। प्रवास का अर्थ होता है जब व्यक्ति एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर निवास करता है। लोगों ने काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह गए। पूंजी का, पैसों का, मशीनों का आवाजाही हुई, लेन देन हुआ, विनिमय हुआ और बहुत सारी चीजों का विनिमय हुआ, जिनके माध्यम से हमारा भूमंडल बना। जैसा कि हम आज हमारे जीवन में वैश्विक अंतर संबंध, एक दूसरे से अंतर संबंध के नाटकीय और दृश्य संकेतों के बारे में सोचते हैं। जब देश एक देश का दूसरे देश पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है तो ये भी तो एक भूमंडल का बनना होता है। हमें उन चरणों को समझने की आवश्यकता है, हमें उन स्टेप्स को समझने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं और ये किस प्रकार उभरी है। तो स्टार्ट करते हैं इनके चरण। यानी कि हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, पुराने समय की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री, इन्होंने अपनी जान के लिए, अपने अवसर के लिए और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए, उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय करी। कई बार ऐसा हुआ करता था, कई सारे देश अलग धर्मों को, अपने जो धर्म उनके में, यहां पर किसी चीज की अगर कोई एक देश अगर किसी एक देश में कोई एक समाज बहुतायत मात्रा में होता था तो वो दूसरे समाज पर क्या करते थे, उत्पीड़ा करते थे, उन्हें पीड़ा देते थे, जिसके कारण लोग क्या करते होते थे, उस पीड़ा से बचने के लिए एक लंबी दूरी तय किया करते थे। वे अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, जब एक व्यक्ति दूसरी जगह पर जाता है तो वह अपने साथ क्या लेकर जाएगा, आपके अकॉर्डिंग अपने साथ सामान लेकर जाता है, पैसा लेकर जाता है, मूल्य कीमती चीजें लेकर के जाता है, कौशल यानी कि अपने विचार लेकर जाता है, अपनी बुद्धि लेकर जाता है, अपने साथ आविष्कार लेकर जाता है और साथ ही साथ अपनी बीमारियां और रोगाणु लेकर के जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और जब यह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तो इसी को भूमंडल का बनना कहते हैं हम। 3000 ईसा पूर्व पहले एक सक्रिय तटीय व्यापार चला करता था, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यताओं को वर्तमान पश्चिम एशिया से जोड़ा, जिसका फेमस नाम था रेशम मार्ग। यानी कि रेशम मार्ग ने हमारे इस मतलब चीन को पश्चिम से यानी कि अमेरिका से जोड़ा था, ठीक है। याद रखना, रेशम मार्ग को सिल्क रूट भी कहा जाता है, जिसमें ये एक रास्ता था पहले, जब लोग इस रास्ते के द्वारा व्यापार किया जाता था, जिसे रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट कहा जाता था। खाने ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा करी। कैसे करी, यानी कि भोजन जो था, खाना जो था, उसने अमेरिका से यूरोप की यात्रा क्यों करी, क्योंकि दूसरे देशों के अंदर भूखमरी और खाद्यान्न संकट पैदा हो रहे थे। इसलिए लोगों ने अमेरिका से खाने को मंगाना, भोजन को मंगाना, यानी कि उसका आयात करना शुरू किया। और जब उन्होंने उससे आयात किया तो उन दोनों के बीच के संबंध बढ़े, यानी कि भूमंडल बनना शुरू हुआ, समझे, ठीक है। तो आगे नूडल्स जो थे आपके, चीन से इटली की यात्रा करते हुए इसके स्पैगेटी बन गए। और आगे यूरोपीय विजेता अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए। यूरोप के विजेता थे, अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए। और एक बार जब ये अमेरिका के अंदर पहुंची बीमारी तो पूरे के पूरे महाद्वीप में फैल गई, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 19वीं शताब्दी। यानी कि 19वीं शताब्दी जब चल रही होगी तो पिछला 1800 चल रहा होगा, यानी कि 1800 से 1900 के बीच की बातें हम यहां पर करने जा रहे हैं। जो वैश्विक कृषि थी, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। यानी कि हम देखते हैं, आपसे अगर पूछा जाए आज से 100 साल 200 साल पहले भारत के या फिर विश्व में जब लोग ज्यादातर निर्भर किस चीज पर हुआ करते थे, कृषि पर हुआ करते थे। अब उस कृषि का किस प्रकार विकास हुआ ये पढ़ने जा रहे हैं। ब्रिटिश की मांग को, अंग्रेजों की मांग को पूरा करने के लिए रूस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया। मतलब इनके यहां पर कृषि नहीं की जाती थी ब्रिटिश के यहां, इसलिए इन्होंने अपने खाने की मांग को पूरा करने के लिए रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से मांग करी। और जब उनसे मांग हुई तो उन्होंने उस चीज में क्या करा, खाद्यान्न उत्पादन का विस्तार किया। ब्रिटेन में एक लॉ लागू किया गया जिसका नाम था कॉर्न लॉ। अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉर्न लॉ क्या होता है, बाकी अभी बता देता हूं। कुछ आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना कॉर्न लॉ होता था, ठीक है। उद्योगपति और शहरी निवासियों ने कॉर्न लॉ को
खत्म करने के लिए मजबूर किया। किस किसने? एक उद्योगपतियों ने और उन शहर के निवासियों ने। किस लिए? उस कॉलोनी को खत्म करने के लिए, क्योंकि सरकार ने उस पर आयात निर्यात पर प्रतिबंध यानी कि रोक टोक लगा दी थी। फोर्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजी, जैसे कि रेलवे है ना, स्टीमशिप, टेलीग्राफ, इन सभी ने वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यूरोप ने अफ्रीका और एशिया को उपनिवेश के रूप में जीत लिया और भारत से गिरमिटिया मजदूरों का पलायन हुआ। ये जो हम सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे आपको ये दर्शा रहे हैं कि एक देश दूसरे देश से किस तरीके से जुड़ा, उनके अंतर संबंध किस तरीके से अच्छे हुए, यानी कि एक भूमंडल किस प्रकार बना। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो हम यहां पर इन पॉइंट से ये समझ पा रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चीजें कैसे ट्रांसफर हो रही है, टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, भोजन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। फॉर एग्जांपल, हम भारत के अंदर जो भोजन आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारत से ज्यादा अन्य देशों का है। जैसे कि आज हम पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सारी की नूडल्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें हमारे देश की ना होकर के अन्य देशों की है। जो कि आज हम यहाँ पर ड्रेसेस पहनते हैं, अपने हमारे वस्त्र हैं, वे भी हमारे ना होकर के वे दूसरे देशों के, यानी कि हम भी वैश्वीकरण का शिकार हुए हैं। और ये भी यही एक भूमंडल बनने का एग्जाम्पल होता है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी कई हम यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हमारी ना होकर के कई अलग अलग देशों की है। तो ये भी तो एक भूमंडल का एग्जाम्पल हुआ ना। तो अंत है, युद्ध अर्थव्यवस्था कैसी थी? मतलब दो विश्व युद्धों के बीच में जब लड़ाई हो रही थी उस समय पर अर्थव्यवस्था कैसी होगी आप लोग समझ सकते हैं। उस समय पर बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई होगी। प्रथम विश्व युद्ध ने, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में, तो अमेरिका को कर्जदार की जगह पर कर्जदाता बना दिया था। यानी कि पूरा देश लड़ रहा था, भुखमरी पैदा हो गई थी, अमेरिका ने उस समय पर लोगों को कर्ज देना शुरू कर दिया, यानी कि कर्ज लेने की जगह उसे कर्जदाता बना दिया। जो कि आज हमारी पृथ्वी पर एक अकेली महाशक्ति है। पूरा महाशक्ति सबसे बड़ा अमेरिका ही है। यूरोप में गेहूं का उत्पादन कम हुआ। यूरोप के अंदर गेहूं का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया, लेकिन कनाडा और अमेरिका के अंदर बढ़ गया था, क्योंकि उन देशों से ज्यादातर मांग हो रही थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा, ब्रिटिश भी मांग कर रहा था उनसे। बड़े पैमाने पर उत्पादन और खपत का उदय हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका, पूरा कहा जाता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 में 1929 की आर्थिक महामंदी ने पूरी की पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया था। ठीक है, जो भारत का आयात निर्यात था वो भी गिर गया था। किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने फसल उगाई, आयात निर्यात नहीं हो रहा, वे अपने सामान को कहां पर बेचेंगे, तो इस समय पर उनका भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक निवेश बढ़ा, लोगों ने कृषि छोड़ करके शहरों में जाकर के इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। आगे आपका अभी हमने अंतर युद्ध पढ़ा, मतलब युद्ध के दौरान। अब युद्ध के बाद की परिस्थितियां कैसे रही? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ विश्व शक्ति के रूप में उभरे। कौन कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। हमारी पूरी धरती पर याद रखना सिर्फ दो ही शक्तियां थी उस समय पर, एक था सोवियत संघ और एक था अमेरिका। दोनों ही महाशक्ति थी, परंतु 1991 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, वह टूट जाता है। जो अलग अलग पार्ट्स में, रूस हो गया, यूरोप, मतलब ये अलग अलग पार्ट्स में बट चुका है। ठीक है, उसके बाद में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना करी। किसने करी थी? याद रखना हमेशा, आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना कौन करता है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन करता है। एशियाई और अफ्रीकी देशों का औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, G77 का गठन होता है, जिसमें नए आर्थिक विश्व व्यवस्था की मांग की। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली का अंत है और ब्रिटेन वुड्स प्रणाली यहां पर अंत हो जाती है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां शुरू हो जाती हैं, यानी कि लोग इंटरनेशनल ट्रेड करने लगते हैं और वैश्वीकरण का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जो कि आज हमें हर एक देश के अंदर नजर आता है। यानी कि हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा वैश्वीकरण का प्रभाव नजर आता है। इसके कुछ स्मरणीय बिंदु, भूमंडलीकरण का बनना क्या होता है? दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एक होना, एकीकरण होना भूमंडल कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसका मतलब यह हुआ कि जब वस्तु और सेवा, पूंजी और श्रम का व्यापार दुनिया भर में, पूंजी मतलब मशीन और लेबर का दुनिया भर में व्यापार होता है, किया जाता है, और देशों के बीच में सूचना और शोध के परिणाम आसानी से प्रवाहित होते हैं। यानी कि हम एक दूसरे की सूचना ले रहे हैं, एक दूसरे के रिजल्ट जान रहे हैं क्या हुआ, तो इसका मतलब इसे भूमंडलीकरण का बनना कहते हैं। आज यदि अमेरिका किसी चीज को लॉन्च करता है तो उस चीज की खबर हम लोगों तक भी रहती है, और अगर हम किसी चीज को लॉन्च करते हैं तो अमेरिका को उस चीज की खबर होती है। इसका मतलब हम आज डेवलप हो चुके हैं, हमारा विकास हो चुका है और आज एक अच्छा भूमंडल बन चुका है। रेशम मार्ग अभी हमने पढ़ा, सबसे पुराना मार्ग था जो कि चीन को पश्चिम से जोड़ता था और सिल्क रूट इसे कहा जाता था। ऐतिहासिक व्यापार मार्ग
था जो कि दूसरी शताब्दी में, ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस, इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया का भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। मतलब इतने सारी कंट्रियों को जोड़ता था ये रास्ता। और उस दौरान, उस समय में हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार कर दिया गया था। यानी कि उस समय पर इस रास्ते से सबसे ज्यादा रेशम या फिर सिल्क ही व्यापार किया जाता था, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट करार कर दिया। अब यह मैंने आपको कॉर्न लॉ बताया था पीछे, यानी कि कॉर्न लॉ क्या होता था, मैंने जस्ट बताया। सरकार में, यूके की सरकार जो थी, उन्होंने मक्के के आयात पर प्रतिबंध करने की अनुमति देने वाले कानूनों को आमतौर पर कॉर्न लॉ कहा जाता था, जिसका विरोध किसने करा था? आपके शहरों के लोगों ने, और किसने किया था? उद्योगपति ने इसका विरोध किया था। ठीक है, सरकार के आगे रिंडरपेस्ट प्लेग क्या होता है आपका? आपके पेपर के अंदर 1-2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा इन पर। रिंडरपेस्ट एक तेजी से फैलने वाली बीमारी है जो कि सिर्फ और सिर्फ जानवरों में फैलती है, जो अफ्रीका में 1880 के दशक में अंत में फैला था। कब फैला था? यानी कि 1875, 1876, 77, 78, 79 के समथिंग ये फैला होगा वहां पर। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स संस्थान किसे कहा जाता था, जो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़े थे? ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की जिसने स्थापना करी थी। ठीक है, का दूसरे विश्व युद्ध के बाद के युग में विश्व अर्थव्यवस्था के क्रमिक विकास के लिए बनाया गया था। किस किसका? आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना किसने करी थी? ब्रिटेन वुड्स प्रणाली ने की थी। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर अभी आपने पढ़े थे, श्रमिक पढ़े थे, जिन्हें जो कौन होते हैं आपके? अनुबंध के तहत एक बंधुआ मजदूर जो अपने नियोक्ता या मालिक के पास हमेशा के लिए, निश्चित समय के लिए काम करने के बाद अपने देश, मतलब कि एक बार यहां पर क्या होता है इसका मतलब, गिरमिटिया मजदूर का मतलब एक बार ये अपने मजदूरों को खरीद लेते हैं और जब तक वे उनके पास रहते हैं, जब तक कि उनकी वसूली पूरी नहीं हो जाती, उन्हें वहीं पर रहना होता है, पूरे दिन काम करते रहते हैं, मतलब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इन्हें गिरमिटिया श्रमिक कहा जाता है। श्रम का प्रवाह क्या होता है? श्रम मतलब लेबर, लेबर का प्रवाह जब व्यक्ति काम की तलाश में नए क्षेत्रों में लोगों में प्रशासन करता है, तो इसे जब लोग एक काम की तलाश में एक जगह छोड़कर के दूसरी जगह जाते हैं तो उसे श्रम का प्रवाह कहते हैं। प्रवाह मतलब बहना, एक तरीके से जाना। होसे किसे कहते थे? त्रिनिदाद वार्षिक मुहर्रम के जुलूस को होसे कहते हैं। एक मुहर्रम होता था जो कि वर्ष में एक बार होता था, जिसे क्या कहा जाता था? होसे कहा जाता था। ये इमाम हुसैन के लिए था। ठीक है, इमाम के नामक एक विशाल उत्सवी मेले में बदल गया, जिसमें सभी जाति धर्म के कार्यकर्ता शामिल हुआ करते थे। ठीक है, आगे G77 किसे कहा जाता है? जैसे अभी G20 चल रहा है ना, यानी कि 20 देश शामिल थे, ऐसे यहां पर G77 था। इसके अंदर वो 77 कंट्रीज शामिल थी, विकासशील देशों द्वारा एक नए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिसे नियो कहा जाता था। ठीक है, इसकी मांग करने वाला एक समूह था, एक पूरा ग्रुप था, जो इन देशों को उनके राष्ट्रीय संसाधन, जैसे कि भाई 77 देश जो थे विकासशील थे, सब अभी विकसित नहीं हुए थे, इनके संसाधन, कच्चे माल, निर्मित वस्तु, उनके बाजारों पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगा। मतलब ये लोग ऐसा था, एक दूसरे के साथ में व्यापार कर सकते हैं, बड़े बढ़िया था इनका। ठीक है, वीटो किसे कहा जाता है? वीटो शक्ति होती है एक कानून या फिर निकाय द्वारा एक प्रस्ताव को अस्वीकार करने। मान लो एक कोई कानून, जिसमें चीन के पास भी वीटो शक्ति है, कुछ ही देशों के पास में है। ठीक है, जिसमें एक शक्ति, माना कोई कानून पास होता है तो कोई भी देश इस शक्ति का प्रयोग करके उस कानून को अस्वीकार कर सकता है, इसे वीटो कहा जाता है। ठीक है, टैरिफ कैसे कहा जाता है? टैरिफ एक प्रकार का कर होता है, एक देश के आयात और निर्यात पर, एक देश के आयात या फिर निर्यात पर दूसरे देश के द्वारा लगाया जाने वाला कर जो होता है उसे टैरिफ कहते हैं, है ना। इसके प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है। जब वो आता है, कोई भी सामान, कोई वस्तु आती है, तो उसके शुल्क पर, उस पर शुल्क लगाया जाता है, अर्थात सीमा या फिर हवाई अड्डे पर ये टैरिफ लगाए जाते हैं। टैरिफ, साफ साफ वर्ड याद रखना, टैरिफ एक टाइप का टैक्स होता है। ठीक है, विनिमय दर किसे कहते हैं? विनिमय दरें वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ती हैं। मोटे तौर पर दो प्रकार की विनिमय दर होती है, निश्चित विनिमय दर और अस्थायी विनिमय दर। कितनी होती है? निश्चित यानी कि फिक्स विनिमय दर होती है, और एक होती है आपकी अस्थायी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? ये भी कह सकते हैं स्थायी विनिमय दर और अस्थायी विनिमय दर। यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर हमारे इसके 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनकी आप प्रिपरेशन एक बार कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर जैसे कि ये दिए हुए। ठीक है, नहर बस्ती क्या है? प्रथम विश्व युद्ध जैसा युद्ध उससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये रहे आपके क्वेश्चंस, जो कि टोटल कितने दिए हुए हैं? आपके 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।